आईटी पार्क विकसित करने को लेकर उद्योग संसदीय कार्य एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पालमपुर के अंतर्गत आने वाला भगोटला और खमरोता का स्पॉट विजिट किया। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव शहरी विकास एवं शिक्षा आशीष बुटेल, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति उनके साथ मौजूद रहे। उद्योग मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा में आईटी सेंटर विकसित करने के निर्देश दिए हैं और कांगड़ा को आईटी हब बनाने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए गए हैं। उन्होंने भगोटला की स्पॉट विजिट कर इसे उपयुक्त स्थान बताया और कहा कि लगभग 558 कनाल सरकारी भूमि उपलब्ध होने से आईटी पार्क बनाने में लाभ होगा। उन्होंने अधिकारियों को भी सभी औपचारिकताएं समयबद्ध पूरा करने के आदेश दिए। हमें आईटी पार्क्स बनाने जा रहे हैं। आज हमने 2 साइट्स जो है वो पालमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखी है। एक गवर्नमेंट लैंड, एक प्राइवेट लैंड है। गवर्नमेंट लैंड को हमने आईटी के लिए एक्वायर करने के लिए गो हेड कह दिया है और एक्विजिशन का प्रोसेस अब स्टार्ट हो जाएगा। प्राइवेट लैंड के लिए हमने एक कमेटी की फॉर्मेशन की है जो लैंड की कॉस्ट से निगोशिएट करेंगे। 2 साइट इस तरह से धर्मशाला में है। आज हमारी जो प्राथमिकता है सरकार की, क्योंकि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर किया गया है और कांगड़ा में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाना ये मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है। इस दौरान हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने कांगड़ा जिला को विशेष पहचान देने के लिए कांगड़ा को टूरिस्ट कैपिटल बनाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांगड़ा में सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा को आईटी हब बनाने की दिशा में विशेष प्रयास हो रहा है। कांगड़ा में इंटरनेशनल लेवल का गोल्फ कोर्स और जू बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कांगड़ा का जो एयरपोर्ट है उसको एक्सपेंड करने के लिए 2000 करोड़ रुपए से उसकी एक्सपेंशन होगी और लैंड एक्विजिशन के लिए 2000 स्वीकृत कर दिए गए हैं। और कांगड़ा में जो है वो एक हाई इंटरनेशनल लेवल का जू बनेगा और जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया को, बॉर्डर एरियाज़ में इंडस्ट्रियल एरियाज़ को हम आइडेंटिफाई करके लैंड की एक्विजिशन जो करने जा रहे हैं। तो कांगड़ा में जो हमारी जो है वो प्राथमिकता है ताकि कांगड़ा का जो है वो विकास हो। आज हमारी सरकार को 5 महीने बने हुए हैं। इस सरकार ने जो वायदा किया था ओल्ड पेंशन स्कीम का था और 2,31,000 महिलाओं को हमने जो है वो पेंशन देने की बात की, हमने उसको पूरा किया है। हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को 3% डीए जो है वो सरकार ने जो दिया। इसी तरह से सरकार की बहुत सारी जो है वो उपलब्धियां रही हैं। सर, रेलवे लाइन को भी अपग्रेड करने की, हाँ, मुख्यमंत्री जी ने रेलवे मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से जो है रेलवे को भी एक्सपैंड करने के लिए जो बात की है और मुझे ऐसा लगता है इसमें भी कोई प्रोग्रेस जो है वो होगी। तो यहाँ के लोकल एमएलए सुधीर शर्मा सर क्यों गायब हैं? अब ये तो उन्हीं से पूछ सकते हैं। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। दसवीं व 12वीं की टर्म 2 की परीक्षा में नकल करने के आरोपितों ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के समक्ष अपना पक्ष रख दिया है। आगामी कार्यवाही के लिए कमेटी की सिफारिशों का इंतजार बोर्ड कर रहा है। आपको बता दें कि 10वीं व 12वीं टर्म 2 परीक्षा के दौरान नकल के करीब 138 मामले आए थे। इन मामलों की जांच के लिए बोर्ड ने कमेटी का गठन किया है। जिन विद्यार्थियों पर नकल करने का आरोप था उन विद्यार्थियों को बोर्ड कार्यालय में अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। अब कमेटी की सिफारिशों का इंतजार किया जा रहा है। नकल के लगभग 138 के करीब मामले हमारे पास आए थे। तो उसमें कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पे नकल के मामले ज़्यादा पाए गए हैं। तो वहाँ पे सबसे पहली कार्रवाई तो हमने जो ये की है कि वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरास हैं उनकी हमने फुटेज मंगवाई है। फुटेज को एग्जामिन करने के लिए कमेटी गठित की गई है। वो डिटेल में कमेटी उन फुटेज को एग्जामिन करेगी और अपनी रिकमेंडेशन हमें देगी और उसके बाद उसके ऊपर फैसला किया जाएगा। जहाँ तक छात्रों की बात है, इसमें हमने 10 सदस्यीय कमेटी बनाई थी और कमेटी अपनी कार्रवाई कर चुकी है। 10 सदस्यीय कमेटी हमने बनाई थी और 10 सदस्यीय कमेटी जो है वो अपनी कार्रवाई कर चुकी है। इन छात्रों को यहाँ बोर्ड में बुलाया गया था और अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया था। अब कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस जो है वो फाइल पे हमें पुटअप करेगी, उसके बाद अगला निर्णय किया जाएगा।
टर्म सिस्टम ऐसा है कि टर्म सिस्टम के लिए रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, उसमें हमारे अध्यापक संघ सरकार के पास गए हैं, कुछ हमारे जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं या सरकारी स्कूल्स हैं, उनके संघ भी सरकार के पास गए हैं और सरकार के पास उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ली है। अब सरकार से मामला जो है वो रेफ़र होके जब भी बोर्ड में आता है तो इस पर विचार विमर्श करके बोर्ड उचित निर्णय लेके सरकार को भेज देगा। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदेश में जितने भी शिक्षा केंद्र बनाए गए हैं उनमें सीसीटीवी कैमरा भी स्थापित किए गए हैं, जिनकी वजह से परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों पर बुरी नजर रखी जाती है कि कोई विद्यार्थी परीक्षा के दौरान नकल तो नहीं कर रहा। इतना ही नहीं, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से बोर्ड परीक्षा केंद्रों में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों, अध्यापकों पर बुरी नजर रखता है। लेकिन विभिन्न परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी नकल के मामले सामने आए थे। बता दें कि जिन परीक्षा केंद्रों में सबसे अधिक नकल के मामले सामने आए हैं, बोर्ड उनके ऊपर कमेटी गठित कर कार्यवाही करने जा रहा है। के चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संकरी सड़कों पर ट्रैफिक प्रबंधन करना सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण कार्यों में से एक है। खासकर गर्मियों के मौसम में टूरिस्ट सीजन आते ही ट्रैफिक जाम की समस्या शिमला में विकराल हो जाती है। इस समस्या को कम करने के लिए शिमला पुलिस ने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए शहर को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है, साथ ही 24 सब सेक्टर्स बनाए गए हैं ताकि शहर में ट्रैफिक ज्यादा न लगे। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने बताया कि आम जनता को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान की शुरुआत की गई है। प्लान के तहत गाड़ियों 40:20, 30:30 और 20:40 सेकंड्स के अनुपात में रोका और छोड़ा जाएगा। यह प्लान कहीं न कहीं शहरों के रेड लाइट प्लान की तरह है। मीडियम फ्लो में ट्रैफिक को 40:20 के फार्मूले के तहत 40 सेकंड के लिए गाड़ियां रुकेंगी और फिर 20 सेकंड के लिए छोड़ी जाएंगी। ट्रैफिक सामान्य होने पर 30-30 सेकंड की मूवमेंट रहेगी। इसी तरह ज्यादा गाड़ियों का फ्लो होने पर 20 सेकंड का हॉल्ट रहेगा और 40 सेकंड के लिए फिर ट्रैफिक चालू होगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए शहर में 7 सेक्टर्स में बांटा गया है, साथ ही 24 सब सेक्टर बनाए गए हैं ताकि शहर में ट्रैफिक ज्यादा न लगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों का समय बचाने की यह पहल शुरू हुई है और पहले से व्यवस्था थोड़ी सुधरी है। एसपी का कहना है कि लक्कड़ बाजार में विक्ट्री टनल पर ट्रैफिक की समस्या पर ज्यादा फोकस है। पूरे सोच विचार के साथ प्लान बनाया गया है। प्लान का मुख्य उद्देश्य लोगों का वक्त बचे, लोग समय के साथ गंतव्य तक पहुंचे, यही कोशिश है। इसकी वजह से शिमला में वाहनों की वजह से होने वाला पॉल्यूशन भी कम होगा। ये जो शिमला में हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बनाया है, ये बहुत साधारण और एक ऑर्डिनरी पहल हमने की है, जिसमें हमने जो शिमला की कंजेशन वाले जो पॉइंट हैं, बॉटलनेक्स हैं, जिस प्रकार विक्ट्री टनल है, वहाँ की व्हीकल फ्लो कैपेसिटी को स्टडी किया कि 1 मिनट में कितनी गाड़ियाँ वहाँ से जा सकती हैं, और उसके बाद जो सरप्लस गाड़ियाँ हैं वो उनका इम्पैक्ट क्या रहता है, वो किस प्रकार से कंजेशन क्रिएट करती हैं। तो टाइम, नंबर, स्पेस को आधार मानते हुए और शिमला की जो कंजेशन है और कांस्टेंट कंजेशन जो रहती थी उसको बेसिक फैक्टर मानते हुए हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान बनाया है। और इसमें जो बेसिकली जो आइडिया है वो ये है कि सड़क पर जब पुलिस ऑपरेशन करेगी तो 1 मिनट में ही सारा के सारा ट्रैफिक संचालन करेगी। लगभग कितने जो है देर एक इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि हम 1 मिनट जब ट्रैफिक प्लान की बात कर रहे हैं तो हमने जो कंजेशन है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए विक्ट्री टनल को आधार नहीं माना है क्योंकि वो तो बॉटल नेक है, या इसी प्रकार से ढली चौक को आधार नहीं माना है क्योंकि वो बॉटल नेक है, खलीनी को भी आधार नहीं माना। इस तरह से जो हमारी 15-16 बॉटल नेक्स हैं उसको हम सोर्स ऑफ ट्रैफिक पे लेके गए हैं जहाँ से धारा प्रवाह होता है। तो 1 मिनट ट्रैफिक प्लान में हमने 40-20, 30-30, 20-40 के रेशो में हमने इसको आधारित किया है, जिसमें कि जब बहुत फ्लो होता है तो हम 20 सेकंड गाड़ियों को छोड़ते हैं, 40 सेकंड होल्ड करते हैं,
और जब मॉडरेट फ्लो होता है तो 30-30 के रेशो में छोड़ते हैं, 30 सेकंड होल्ड करेंगे, 30 सेकंड छोड़ेंगे। और अगर बहुत ही ज़्यादा फ्लो हो जाता है गाड़ियों का तो उस समय फिर हम इसको रिवर्स कर देते हैं, 20 सेकंड होल्ड करते हैं और 40 सेकंड छोड़ते हैं। क्योंकि सिर्फ टाइम में ही नहीं है, इसमें लाइन सेगमेंट की भी बात है कि हम 600 मीटर या 700 मीटर से लंबी लाइन नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 800 मीटर की लाइन लग सकती है। क्योंकि उसको जब हम गणित करते हैं उसमें तो अगर 700-800 मीटर की लाइन है तो उसको क्रॉस करने में 40 और 30 और 20 सेकंड की रेशों के हिसाब से 7 से 8 और 9 और मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। तो 10 मिनट जो है हमारे धारा प्रवाह संचालित करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि पहले का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, जो विक्ट्री टनल या बाकी जगहों पे जाम लगता था, वहाँ पे लोगों का 60 से 90 मिनट तक वेस्ट होते थे। सो दिस जस्ट एडजस्टमेंट ऑफ 10 मिनट्स हम लोगों के 50, 60, 70 मिनट तक बचाने में सक्षम है। शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए एसपी संजीव गांधी खुद कई बार सड़कों पर उतर रहे हैं और 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का जायजा लिया जा रहा है। इस दौरान बस चालकों, यात्रियों और वाहन चालकों से एसपी खुद से बात कर रहे हैं। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर साल 2020 व 21 में नियुक्त किए गए हैं और काफी समय से जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं। जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर यूनियन के सदस्य बॉबी सेन ने बताया कि जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर अपनी मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से हाल ही में मिला और अपनी मांगों से उन्हें अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर की सेवा समय 6 घंटे निर्धारित की गई थी, लेकिन अब 8 से 10 घंटे अपनी सेवा देनी पड़ रही है और न कोई अवकाश न ही अवकाश का कोई प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर को 3,900 रुपए मानदेय मिलता था, जिसमें इस साल 2023 के बजट में 500 रुपए की वृद्धि की गई है और अब जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर को 4400 रुपए प्रति महीने वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर का इस मानदेय से महंगाई में अपने परिवार का भरण पोषण कर पाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर को 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक के दायरे में सेवाएं ली जा रही है और जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर को बस के माध्यम से जाना पड़ता है, जिससे कि जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर का मानदेय से आधे से ज्यादा तो किराया ही चला जाता है और हाथ में न के बराबर पैसे बच पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इतने कम वेतन में परिवार के एक सदस्य का गुजारा करना भी मुश्किल हो गया है। वहीं जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर ने उप मुख्यमंत्री से अपील की है कि जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर को अनुबंध कर्मचारी की तरह ही मासिक वेतन दिया जाए और अनुबंध कर्मचारी की तरह ही नियमित किया जाए। हम सब जल शक्ति विभाग के मल्टीपर्पज वर्कर साल 2020 व 2021 में नियुक्त किए गए हैं। काफी समय से हम अपनी परेशानी सरकार के समक्ष रख रहे हैं और आज हम सभी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से मिले और हमने अपनी परेशानी से उन्हें अवगत करवाया। जैसे हमारी सेवा 6 घंटे रखी थी, परंतु हमें 8 से 10 घंटे अपनी सेवा देनी पड़ रही है और ना कोई अवकाश दिया जा रहा है और हमें जो मानदेय है वो 3900 रुपये दिया जा रहा है, जो कि इस साल 2023 के बजट में 500 रुपये की वृद्धि के साथ 4400 रुपये हो गया। परंतु इस मानदेय और महंगाई में परिवार का भरण पोषण व पालन पोषण नहीं किया जा सकता। हमारी सेवा 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक भी कईयों से ली जा रही है और हमें बस के माध्यम से जाना पड़ता है, जिससे हमारे मानदेय से आधे से ज्यादा किराए में चला जाता है और हाथ में न के बराबर पैसे बचा पा रहे हैं हम, जिससे कि परिवार के एक सदस्य का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा है। आज हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि हमें भी और विभागों के अनुबंध कर्मचारियों की तरह ही मासिक वेतन दिया जाए तथा अनुबंध कर्मचारियों की तरह ही नियमित किया जाए। हम माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। के चैनल के लिए मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट।
केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से बच्चों के कुपोषण को कम करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। जिला कांगड़ा की बात करें तो 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के 437 बच्चे गंभीर कुपोषण का शिकार हैं। हालांकि जिला में 0 से 5 वर्ष आयु के बच्चों की कुल संख्या के मुकाबले गंभीर कुपोषित बच्चे 0.68% हैं। वहीं विभाग प्रयास कर रहा है कि गंभीर कुपोषित बच्चों का कुपोषण कम किया जाए। विभाग की माने तो गंभीर कुपोषित बच्चे 1 माह में रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए जागरूकता व समय पर उचित देखभाल जरूरी है। वहीं जिला के नगरोटा सूर्या ब्लॉक में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या 59 है, जो कि जिला में सबसे अधिक है और सबसे कम गंभीर कुपोषित बच्चे पंचरुखी ब्लॉक में हैं। 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का गंभीर कुपोषित होने का प्रमुख कारण जन्म के समय वजन कम होना और समय पर ऊपरी आहार न देना। पंचरुखी में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या मात्र 2 होने का कारण यह है कि इस ब्लॉक में CSIR द्वारा तैयार प्रोटीन रिच फूड वितरित किया गया था, जो कि कुपोषण को दूर करने में सहायक है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी एक अभियान इस ब्लॉक में चलाया गया था, जिसके तहत इस ब्लॉक में गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या कम है। बताना चाहूंगा कि 4226 आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं वो फंक्शनल हैं पूरे जिला के अंतर्गत, और इसमें हम 64,000 से ज्यादा बच्चों का जो है वो प्रति माह जो है इनकी हम वजन और हाइट इनकी माप करते हैं, और उससे जो WHO के जो नॉर्म्स हैं उसके मुताबिक जो है वो उसमें हम पता लगाते हैं कितने बच्चे इसमें हमारे कुपोषित हैं। तो उसमें से जो कुपोषित पाए गए हैं, जो लेटेस्ट डाटा है हमारे पास, वो 432 बच्चे जो हैं वो गंभीर कुपोषित पाए गए हैं इस बार। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो बच्चों का समय पे जो है वो, या तो वो कुछ एक बच्चे जो वो लो बर्थ वेट ही जन्म लेते हैं, तो वो पहले ही ग्रोथ फाल्टरिंग में होते हैं, और उसके बाद अगर उनका ठीक से अगर ध्यान ना रखा जाए तो वो ग्रोथ फाल्टरिंग जो वो कंटिन्यू भी करते हैं कुछ समय के लिए। और लेकिन अगर जन्म के तुरंत बाद, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन के साथ जो हमारा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जो हम आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अगर तुरंत उन बच्चों को हम संभाल लेते हैं, और जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनके लिए एक स्पेशल कंगारू मदर केयर का भी लोगों को जो है उसकी जानकारी दी जाती है, और कंगारू मदर केयर उन बच्चों को करवाई जाती है। जो कि कम वजन वाले बच्चे हैं वो 1 महीने में रिकवर भी कर जाते हैं, या कई बच्चों में कोई किसी तरह की कोई बीमारी इत्यादि हो तो वो थोड़ा इलाज की जरूरत होती है, जिसे हेल्थ डिपार्टमेंट देखता है, और इसके लिए वहाँ पे कोई हेल्थ की इंटरवेंशन है वो वहाँ से दी जाती है। 5 साल से छोटे बच्चे हैं जितने भी ये जो गंभीर कुपोषित इनको हमने आइडेंटिफाई किया है, ये गंभीर कुपोषित वाले जो 5 साल से छोटे वाले बच्चे, तो इसमें मैडम नहीं कह सकते हम, लेकिन इसमें वही है कि एक तो लोगों में जो पोषण के प्रति व्यवहार है उनमें जागरूकता की और ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो है वो प्रति माह हर एक आंगनवाड़ी केंद्र में 2 समुदाय आधारित गतिविधियां करवाई जाती हैं, जिसके माध्यम से संदेश दिया जाता है कि बच्चों को पोषण से बचाने के लिए हमें उनके खान पान पे, या उनको जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है 6 महीने तक करनी चाहिए, और 6 महीने के बाद भी ग्रोथ फाल्टरिंग आ जाती है। कारण ये रहता है कि उनको समय पर जो है वो ऊपरी आहार जो है उसकी शुरुआत समय पे नहीं हो पाती, जिसके लिए भी कई तरह की कारण हैं। कई चैनल के लिए धर्मशाला से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में इस वर्ष लोगों को मौसम के कड़े तेवर से निजात नहीं मिल रही है। मई माह में जहां प्रतिवर्ष सूर्यदेव के गर्म मिजाज देखने को मिलते थे, वहीं इस वर्ष समूचे हिमाचल में वर्षा का दौर जारी है। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जहां मई में बर्फ पड़ रही है, वहीं मध्यवर्ती और मैदानी इलाकों में वर्षा हो रही है। बर्फ के लगातार क्रम से तापमान में भी गिरावट आई है। 1987 के बाद इस वर्ष मई माह में सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 36 वर्षों बाद मई महीने में सामान्य से कम तापमान दर्ज किया गया है।
आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि प्रदेश में 12 मई तक मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि बीते 24 घंटों में जिला शिमला, किन्नौर और चंबा के कुछ एक स्थानों में हल्की बारिश हुई है। वहीं 12 मई देर रात से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते मध्य व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ भागों में बर्फबारी भी होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 12 मई तक तापमान में 3 से 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए, मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटों में शिमला, किन्नौर, चंबा में हल्की बारिश रिपोर्ट की है कुछ एक स्थानों में। और आगामी 5 दिनों की फोरकास्ट की बात करें तो देखिए 10, 11, 12 तारीख को प्रदेश में जो मौसम है साफ रहेगा। फिर 12 तारीख की लेट नाइट से या 13 की अर्ली मॉर्निंग से एक WD प्रदेश को इफेक्ट करेगा और उसके इफेक्ट से जो हमारे मिडिल और हाई के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है और लाहौल स्पीति, किन्नौर में हाई रीचेज में स्नोफॉल भी हो सकती है। डे टेम्परेचर की बात करें, जो मैक्सिमम टेम्परेचर हैं वो पिछले 24 घंटों में प्रदेश में एवरेज 5 डिग्री कम दर्ज किए हैं। और देखिए जो न्यूनतम तापमान है वो हालांकि नॉर्मल चल रहे हैं। और आगामी जो हमारे जैसे 10, 11, 12 तारीख को तो इसमें जो तापमान है वो ग्रेजुअली राइज करेंगे 3 से 5 डिग्री पूरे प्रदेश में ही। देखिए अभी मई माह के जो शुरुआत में हमने जो वेट स्पेल विटनेस किया है तो इसके दौरान जो पूरे प्रदेश में लगभग 4 से 6 डिग्री जो मैक्सिमम टेम्परेचर और न्यूनतम तापमान भी कम दर्ज किए गए हैं। और इसी दौरान जो हमारे दो स्टेशन हैं, एक किलोंग में जिसमें न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है और किलोंग में 9 तारीख को मतलब पिछले कल जो न्यूनतम तापमान था वो था -2.6 डिग्री सेल्सियस। इसके पहले वर्ष 2019 में रिकॉर्ड किया था -1.6 डिग्री सेल्सियस। वहीं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में स्टेशन है धर्मशाला, वहाँ भी न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है अभी तक नहीं है। तो जो 1 और 8 तारीख को रिकॉर्ड किया था 8.4 डिग्री सेल्सियस, इसके उपरांत वर्ष 2009 में रिकॉर्ड किया गया था वहाँ पे 8.7 डिग्री सेल्सियस तापमान। ये जैसे जो आपने कहा कि तापमान कम रिकॉर्ड किया, हाँ पूरे प्रदेश में ही एवरेज देखिए अभी जो फर्स्ट वीक था हमारा मई का तो एवरेज 4 से 6 डिग्री पूरे प्रदेश में तापमान कम दर्ज किए गए हैं। तो ऐसी स्थिति देखिए वर्ष 1987 में दर्ज की गई थी जब पूरे प्रदेश में जैसे हमारे पास स्टेशन जो शिमला, मनाली, कल्पा, धर्मशाला, पालमपुर, ऊना के जो टेम्परेचर हमने कंपेयर किए तो इसी रेंज में थे जो अभी हम इस वर्ष जो मई में दर्ज किए। तो ऐसी स्थिति 1987 में थी जब तापमान मतलब सामान्य से कम चल रहे थे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। नगर निगम शिमला में कांग्रेस पार्टी के काबिज होने के बाद भी अभी भी मेयर, डिप्टी मेयर के नाम फाइनल नहीं हो पाए हैं। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी मीडिया सब प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस की अंतर्कलह जग जाहिर है। मेयर, डिप्टी मेयर दिल्ली में फाइनल किया जा रहा है। ऐसे में जो भी मेयर बनेगा वह सरकार की कठपुतली होगी। देखिए, कांग्रेस में अंतर्कलह तो है, भले वो छुपाए, चाहे लिपा पोथी करे, चाहे अपने पर्दों के पीछे करे, पर है। चुनावों में टिकट आवंटन के समय भी देखने को मिला और एक तो बड़े दिग्गज नेता जो है यहाँ शहर के वो हार गए और उसमें जो है वो स्थानीय नेताओं का नाम ही आ रहा है कि उन्होंने अपने दिग्गज नेता को एक वार्ड से 300 कुछ लीड से हराया। तो ये अंतर्कलह तो दिख रही है। अब जो है वो डिप्टी मेयर और मेयर बनने की बात आ गई। अब आपने पूरा प्रकरण देखा होगा कि पहले तो 2 नाम चल रहे थे, फिर ये 4 हुए, फिर इनके एक नेता आते हैं कहते भाई महिला बहुमूल्य है, बहुमूल्य देना चाहिए। तो किस महिला के लिए जो है वो प्रतिस्पर्धा को सजा रहे हैं और उसके बाद जो है वो दिल्ली तक मैटर चला जाता है। अब वहाँ फैसला तो इन्हीं के बीच में होना है, पर ये वापस आएंगे। पर ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो भी मेयर और डिप्टी मेयर बनेगा वो केवल सरकार की कठपुतली होगा, अपना निर्णय तो ले नहीं पाएगा, केवल मात्र जो है वो सरकार की ओर देखेगा कि सरकार जो बोलेगी तो वो मैं करूँगा और इनके कोर्ट में मैं नाज़र रहूँगा। शायद कांग्रेस नेतागण अपने नेताओं की टिप्पणी नहीं देखते हैं। जब यहाँ के नेता उठ के किसी अन्य प्रदेशों में जाते हैं और वो वहाँ पे 97% हिंदुत्व की टिप्पणी करते हैं तो वहाँ पे उनकी आंखें बंद हो जाती है, आंखें मूंद लेते हैं। पर जब यहाँ पर हम उनको बताते हैं कि ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है तो वो हिंदुत्व के साथ जोड़ के हिंदुत्व का ठेकेदार जैसे शब्द इस्तेमाल करने का प्रयोग करते हैं। ये निंदनीय है। उनको अपनी भाषा पे नियंत्रण रखना चाहिए कि किस प्रकार, हमें भी पता है श्री राम का मंदिर सबका है, किसी एक का नहीं है। उनको सिखाने की आवश्यकता नहीं है। किसने राम के मंदिर के लिए जो अपना जो है वो परिश्रम किया है वो भी जग जाहिर है। सारे हिंदू लगे थे तभी राम का मंदिर बना।
पर हिंदुत्व जो है शब्द है उसका प्रयोग बार बार जिस प्रकार ये करते हैं वह ठीक नहीं है, वह निंदनीय है। जब इनके मुख्यमंत्री जो है वो बार बार इस शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको उस टाइम भी जो है वो एकदम टिप्पणी लेनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है अपनी गारंटियां देने में विफल हो रही है। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोलन में लोक निर्माण विभाग व NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक की और सड़कों के उचित देखरेख के आदेश लोक निर्माण विभाग को दिए। वहीं बैठक के बाद विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस मौके पर विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तीसरे चरण में 2800 करोड़ रुपए के बजट के तहत 2400 किलोमीटर सड़कों को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 लेन में जहां जहां फुटपाथ बनाए जाने की आवश्यकता है वह अवश्य बनाए जाएंगे ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। वहीं लोक निर्माण मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि विकास कार्यों में बजट की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। विकास कार्यों को प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाएगा। रोड व 4 लेन में जो समस्याएं आड़े आ रही है उसका जल्द निपटारा किया जाएगा। देखिए, चर्चा आपके सामने है और चर्चाओं के साथ साथ जो कार्य हो रहे हैं वो भी प्रदेश की जनता के सामने है। उसमें लोगों की आवाज़ को सुनना और उसे अधिकारियों के समक्ष मजबूती के साथ रखना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। इसीलिए आज हमने NHAI के अधिकारियों के साथ बैठक करी है और बहुत से मसले हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा स्ट्रेच आपका परवाणू से लेकर ढली तक जो है वो शिमला ज़िला में इस नेशनल हाईवे का कार्य चल रहा है। कुछ एरिया पे काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ एरिया पे चल रहा है, जिसमें कई बागवानों के मसले हैं, कई हमारे जो वहाँ के जिनकी ज़मीन एक्वायर हुई है उनके मसले हैं, कुछ जगहों पे डंपिंग के समस्याएं हैं, कुछ जगहों पे जो है वो आपके जो पेडेस्ट्रियन पाथ बनने हैं उसकी प्रॉब्लम्स है। पीछे आपने देखा है एक्सीडेंट हुआ, दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कई लेबरर्स की उसमें दुखद जान चली गई। तो वो इश्यूज़ भी हमने आज NHAI के साथ उठाए हैं कि मैक्सिमम जगहों पे, खास करके जहाँ पे हाई डेंसिटी पॉपुलेशन है, स्कूलों का बच्चों का आना जाना है, दुकानें हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, उस एरियाज़ में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेडेस्ट्रियन पाथ बनाए जाए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वॉक ओवर ब्रिज बनाए जाए, जिसके लिए NHAI के अधिकारियों ने हमको पूरा आश्वासन दिया है और हम केवल आश्वासन पे ही कार्य नहीं करेंगे, ये भी मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। मैं रेगुलरली एज PWD मिनिस्टर इसकी मैं रेगुलर जो है वो फीडबैक लूँगा। हर 2 महीने का प्रोग्रेस रिपोर्ट इनसे लिया जाएगा और जो बातें इन्होंने एश्योरेंस दी है उसको अमली जामा पहनाया जाए, ये भी हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, उसको हम पूरा करेंगे। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।